नमस्कार। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गहराई में झांकने पर हमें हस्तशिल्प और हस्तकरघा का एक गौरवपूर्ण इतिहास दिखाई देता है, जो न केवल हमारे देश के कारीगरों की निपुणता और रचनात्मकता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आज के इस विशेष अंक में हम आपको हस्तकरघा के इतिहास और वर्तमान स्थिति से अवगत कराएंगे। हस्तकरघा भारत की प्राचीनतम और सबसे समृद्ध कलाओं में से एक है, जो वैदिक काल से लेकर आज तक जीवित है। हस्तकरघा के माध्यम से बने वस्त्र और कपड़े भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय हस्तकरघा उद्योग का प्रारंभिक स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। खुदाई में मिले कपड़ों के टुकड़े और बुनाई के उपकरणों ने यह प्रमाणित किया है कि भारत में हस्तकरघा कला का उदय हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त सामग्री इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों को कपास और रेशम की बुनाई में महारत हासिल थी, जिसे मौर्य और गुप्त काल में और अधिक बढ़ावा मिला, क्योंकि उस काल में हस्तकरघा को शाही संरक्षण प्राप्त था। उस वक्त सिल्क और कपास जैसे भारतीय हस्तकरघा उत्पाद प्राचीन रोम, मिस्र और चीन जैसे देशों में निर्यात किए जाते थे। वहीं मुगल काल ने भी हस्तकरघा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इस दौर में पश्मीना, जरी, चिकनकारी और बनारसी बुनाई जैसे उत्पादों का विकास हुआ था। मुगलों के शासन में भारतीय वस्त्रों की मांग विश्व भर में बढ़ी थी। आज भी भारत का हर कोना हस्तकरघा की कला में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ उत्तर भारत में जहाँ बनारसी साड़ी, फुलकारी, पंचाचूली, पश्मीना शॉल प्रसिद्ध है, वहीं दक्षिण भारत में कांचीपुरम सिल्क, उडुपी कॉटन, पोचमपल्ली, इकत, कुट्टमपल्ली, अरनी, कांजीवरम रेशम, चेट्टीनाड कॉटन प्रसिद्ध है। जबकि पूर्वी भारत में तसर सिल्क, भागलपुरी सिल्क, जामदानी, लेप्चा, आपातानी, पचरा हैंडलूम, सुआलकुची, बालूचरी, तो पश्चिम भारत में पटोला, कोटा, डोरिया, पैठानी, कुनवी बांधनी और अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। वहीं मध्य भारत की चंदेरी, चंपा सिल्क और मंगलगिरी की विश्व में अलग ही मांग है। भारत के ये हस्तनिर्मित वस्त्र न केवल सौंदर्य के प्रतीक हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाते हैं। देने के लिए गांधी जी ने जो शुरुआत की थी, आज विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इसकी कल्पना है कि हम किसी को बहुत धनवान तो इसमें नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक स्वाभिमान के साथ किसी को जीने का जो अवसर प्रदान कर सकते हैं। हमारे यहाँ देश में विभिन्न स्थानों पर एक क्लस्टर टाइप से बहुत सारे हस्तकरघा द्वारा निर्मित कपड़े बनते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे बुनकर भाई और कारीगर आर्टिजन, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं, केरल से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और उससे विभिन्न तरह का उत्पाद करते हैं। कहीं मूंगा बनता है, कहीं एरी बनता है, कहीं तसर बनता है, कहीं कटिया बनता है, कहीं मटका बनता है, कहीं कॉटन की चीजें बनती है। इतना ही नहीं, किसी जमाने में गड्ढा खोन करके, आज भी बंगाल के इलाके में गड्ढा खोन करके लूम पर, लकड़ी के साधारण लूम पर लोग काम करते हैं। बाद में उसको और हाईटेक किया गया और बहुत तरह की लूमें आ गई, और उस पे उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। औपनिवेशिक काल में भारतीय हस्तकरघा उद्योग को गहरा आघात पहुंचाया गया था। उस वक्त मशीनों से बने सस्ते वस्त्रों ने हस्तकरघा उत्पादों की मांग को कम कर दिया था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हस्तकरघा और खादी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों के माध्यम से भी भारतीय समाज को स्वावलंबन की ओर अग्रसरित किया था। उनके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन और खादी आंदोलन ने भारतीय हस्तकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत का हस्तकरघा उद्योग लगभग नष्ट हो गया था। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटेन निर्मित वस्त्रों का बाजार बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए थे और भारत की पारंपरिक वस्त्र संस्कृति पर संकट आ गया था।
तब गांधी जी ने इसे न केवल आर्थिक मुद्दा बनाया बल्कि इसे भारतीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ दिया। उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया था। गांधी जी ने खादी को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बना दिया था। उन्होंने खुद चरखा चलाना शुरू किया और लोगों से भी इसे अपनाने का आग्रह किया था। गांधी जी ने पूरे भारत से ब्रिटिश कपड़ों के बहिष्कार के साथ देश में बने हस्तकरघा उत्पादों का उपयोग करने की अपील की थी, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश कपड़ा उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारतीय बुनकरों को दोबारा रोजगार मिला। गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना की थी, जो खादी और हस्तकरघा उद्योग को संगठित और प्रचारित करने का काम करता था। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा उनके गांवों में बसती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हस्तकरघा जैसे परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने कपड़े खुद बनाएं और ब्रिटिश कपड़ों पर निर्भर न रहें। गांधी जी के नेतृत्व में खादी और हस्तकरघा उद्योग एक आंदोलन बन गया था, जिसने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से चुनौती दी थी, बल्कि भारतीय जनता को एकजुट भी किया था। इससे भारतीय बुनकरों और हस्तशिल्पकारों के कला और संस्कृति को पुनर्जन्म मिला था। महात्मा गांधी ने भारतीय हस्तकरघा उद्योग को बचाने के लिए जो भी प्रयास किए थे, वे केवल आर्थिक सुधार तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज को यह सिखाया था कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता और पहला कदम है। देश आजाद होने से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेजों ने भारतवर्ष के ऊपर शोषण करना शुरू किया और यहाँ का जो कच्चा माल तैयार होता था, रुई धागा, वो सब अपना देश ले जाता था, इंग्लैंड ले जाते थे। और ये सब जब हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जब अपना बरिष्ठी प्राप्त करके आए, उसके बाद में देखे कि हमारे भारतवर्ष के तमाम जनता के ऊपर शोषण किया जा रहा है, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि यहाँ का जो स्वदेशी वस्त्र जो तैयार होता है उसको ले जाता है अपना इंग्लैंड और वहाँ यहाँ के जनता के ऊपर शोषण किया जाता है। उन्होंने ये मुहिम चलाया, विदेशी वस्त्र को बैकआउट किया जाए और यहाँ अपने स्तर से चरखा और हैंडलूम के द्वारा वस्त्र महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाए। उसके बाद में पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया। उसके बाद में यहाँ महात्मा गांधी ने ये अपना स्वदेशी वस्त्र तैयार करवाए चरखा के द्वारा। चरखा से धागा काट बनाओ और हैंडलूम से वस्त्र तैयार करो, स्वदेशी वस्त्र को अपनाओ और विदेशी वस्त्र को बहिष्कार करो। ये जो सिस्टम था पूरे देश में लागू हो गया और महात्मा गांधी इस मुहिम में कामयाब हुए और यहाँ देश का उत्थान के लिए जो ये चालू हुआ हैंडलूम वस्त्र, आज तक वह चालू है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1923 में खादी और हस्तकरघा को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय चरखा संघ का एक संगठन बनाया और ये संगठन आज़ादी के दिनों में जब हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और देश में एक आंदोलन का रूप था अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो ये हस्तकरघा उद्योग जो है एक हथियार के रूप में काम किया और इतना बढ़ावा उसको मिला कि हर घर में खादी, हर घर में हस्तकरघा का उत्पाद, हर घर में स्वावलंबी महिलाएं और सभी लोग इसके दीवाने हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय में जो इसकी शुरुआत हुई वो अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है और उन्हीं का देन है कि आज भी हस्तकरघा उद्योग पनप रहा है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का गठन किया वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, प्रत्येक राज्यों में हस्तकरघा विकास विभाग बना और उसके माध्यम से जो हमारे बुनकर भाई हैं वो उनके हाथ को कैसे और मजबूत किया जाए, सरकारी योजनाओं से कैसे उनको लाभ दिया जाए, इसलिए निःशुल्क लूम बांटना, निःशुल्क उसको उपकरण बांटना
और उनके उत्पाद का मार्केटिंग कराना एमएसएमई मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये दोनों बखूबी काम कर रहा है और आज भी कर रहा है। आजादी के बाद से ही हस्तकरघा उद्योग ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी भारत की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए समय समय पर हस्तकरघा उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसके वजह से देश का यह सांस्कृतिक धरोहर आज भी जीवित है। आजादी के समय हस्तकरघा उद्योग मुख्यतः पारंपरिक तकनीकों से ही संचालित होता था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण और कारीगर समुदायों पर ही आधारित था, जो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर थे। स्वतंत्रता के बाद सरकार के द्वारा हस्तकरघा उद्योग के विकास और पुनरुत्थान के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत सर्वप्रथम 1956 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने और पारंपरिक कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके साथ ही सरकार ने कारीगरों को संगठित करने के लिए क्लस्टर का भी निर्माण करवाया था। साथ ही कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उत्पादों के विपणन के लिए सरकारी सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसके कारण इस कुटीर उद्योग के कारीगरों को आर्थिक सुरक्षा मिली है तथा यह व्यवसाय स्वावलंबी बना है। वहीं आजादी के वक्त भारत में विदेशी आय का मुख्य स्रोत केवल कपड़ा व्यापार ही था। इस कारण विदेश मुद्रा की प्राप्ति के लिए हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देना अति आवश्यक था। इसलिए 1985 में देश की संसद ने भारतीय हस्तकरघा अधिनियम को भी पारित किया था, जिसके फलस्वरूप हर काल में इस कौशल का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार हस्तांतरण होता रहा है और हस्तकरघा उद्योग अनवरत ढंग से फलता फूलता रहा है। आज यह उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, जो लगभग 23,77,000 हथकरघों के साथ 43,31,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने और स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में भारत सरकार के द्वारा 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसके बाद से यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने में भारतीय हस्तकरघा उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देना और उसकी सराहना करना है, जिससे देश में हस्तकरघा उद्योग के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैल सके और भारत की हस्तकरघा परंपरा को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा हस्तकरघा उद्योग से जुड़े लोगों के लिए अधिक संभावनाएं भी सृजित की जा सकें, जिससे हस्तकरघा कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और उनकी बेहतरीन कलात्मकता पर गर्व किया जा सके। वहीं हस्तकरघा के कुशल कारीगरों को सम्मानित करने और राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्योग के प्रति सम्मान जागृत करने हेतु कपड़ा मंत्रालय के द्वारा हर साल एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बुनकरों को संत कबीर अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड और राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र से नवाजा जाता है। आज हस्तकरघा उद्योग ने न केवल भारतीय बुनकरों को रोजगार मुहैया करवाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी दिलाई है। भारत सरकार का दिल्ली में प्रगति मैदान में एक मेला लगा था, उसमें भी हम लोग गए हुए थे। यहाँ हम लोग वस्त्र तैयार करते हैं, शूटिंग सटिंग जितना भी तरह का कॉटन और पॉलिस्टर धागों से मिश्रित वस्त्र तैयार करते हैं। हम लोग वहाँ गए तो हम लोग को भारत सरकार की तरफ से वहाँ रहने ठहरने हर कुछ का सुविधा वहाँ प्राप्त हुआ था। और वहाँ का मेला जो वस्त्र सरस मेला था, उसके अंत में हम लोग को वहाँ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अगस्त महीने में हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है और उसमें जो हमारे कुशल कारीगर हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और जिले स्तर पर भी विभिन्न संगठनों द्वारा, हस्त शिल्प में काम करने वाले संस्थाओं द्वारा, खादी द्वारा, एमएसएमई द्वारा और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको राष्ट्रीय अवार्ड, राज्य अवार्ड, यहाँ तक कि बुनकरों को विदेशों में भी भेज करके उनको उत्पाद
बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हस्तकरघा उद्योग महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम भी है, क्योंकि यह न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी मिलती है। हस्तकरघा केवल एक उद्योग नहीं है बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता और उनके बेहतर भविष्य का प्रतीक भी है। भारत में हस्तकरघा उद्योग न केवल सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है बल्कि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम भी है। यह उद्योग महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान करता है, जो समाज में उनके समग्र विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हस्तकरघा उद्योग परंपरागत रूप से महिलाओं के श्रम और कौशल पर आधारित रहा है। बुनाई, रंगाई, कढ़ाई और डिजाइनिंग जैसे कार्यों में महिलाएं अपनी विशिष्ट रचनात्मकता का प्रदर्शन करती हैं। यह उद्योग उन्हें घर से काम करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे परिवार और कार्य के बीच संतुलन बना पाती हैं। उसके अलावा हस्तकरघा उद्योग ने महिलाओं को आय अर्जित करने का साधन भी प्रदान किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण महिलाओं को समाज में सम्मान और पहचान भी मिला है। आज हस्तकरघा के माध्यम से महिलाएं अपनी कला को प्रदर्शित कर लगातार सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही हैं। बुनकर प्रशिक्षणार्थी हूँ, यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त की हूँ और क्या बोलते हैं, मैं इस हस्तकरघा उद्योग से जुड़ी हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि हम यहाँ आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ मेरा हो। रोजगार से जुड़ने का मेरा उद्देश्य है कि मेरा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। रोजगार से जुड़ के हम 2 पैसा कमाएं और मेरा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, घर में जैसे कि सहयोग कर सके। जब से हम लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसके बाद से हम लोग ट्रेनिंग जब से कर लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद से हम लोग यहाँ काम करते हैं और काम करके मतलब एक दिन का प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग को 350 रुपया मिलता है मतलब यहाँ बुनाई करने के लिए। और इससे हम लोग का आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा स्थिति सुधार हुई है। क्योंकि पहले हम स्टूडेंट थे और स्टूडेंट में तो वैसा बहुत सारी दिक्कत होती थी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन बाद में जब से हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त किए, ट्रेनिंग के बाद हम लोग यहाँ काम सीखे और काम सीखने के बाद काम को कर रहे हैं, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं तो उससे हम लोग को 2-4 पैसा आ रहा है, जिससे हम लोग का आर्थिक स्थिति अच्छा सुधार हुआ है। और हम लोग पुरुषों के महिलाएं भी पुरुषों से कदम में कदम बढ़ा के मतलब आगे चल रही है। देखिए, आर्थिक सामाजिक स्थिति में महिलाओं के आने से और महिलाओं को जोड़ने से जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं अधिक नौकरी में नहीं हैं, लेकिन वो स्वावलंबी बनाने के लिए आज विभिन्न तरह की योजनाएं चल रही हैं, उसमें हस्तकरघा उद्योग भी है। तो अपने घर का संसाधन, बच्चों का देखभाल, अपना स्वयं का देखभाल, यहाँ तक कि उनके कपड़े वगैरह की कोई समस्या नहीं है और इतना तो उपार्जित हो ही जाता है सब चीज़, जिससे उनका जीविका चल सके। और ख़ास करके महिलाएं इसमें 80% जुड़ी हुई हैं, सबसे बड़ी खासियत ये है। और ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई है जो जनजातीय क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में रहती है। केरला में जाएंगे तो इसमें तो 100% महिलाएं जुड़ी हुई है। वेस्ट बंगाल में बहुत महिलाएं जुड़ी हुई है, कश्मीर में महिलाएं जुड़ी हुई है। लेकिन झारखंड में भी बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे यहाँ भगैया बहुत बड़ा सेंटर है, कुचाई का सेंटर है, चाईबासा का सेंटर है, क्योंकि हमारे यहाँ सिल्क का निर्माण होता है झारखंड में और सिल्क में तसर यहीं का विख्यात है। कुचाई का तसर दुनिया में विख्यात है और विभिन्न जगहों पर आज भी बहुत सारे हमारे सैकड़ों कारीगर जुड़े हुए हैं और अच्छे उत्पाद हो रहे हैं रेशम के। यहाँ तसर, कटिया और रेशम के साड़ियाँ, ये सारे उत्पाद बनते हैं। भगैया जैसे इलाके में तो हमारे हजारों कारीगर वहाँ एक विलेज में, एक कस्बे में बसे हुए हैं। उसे गुड्डा के इलाके में, दुमका के इलाके में, कोल्हान के इलाके में भी हमारे बहुत सारे कारीगर इससे इन्वॉल्व हैं और विभिन्न जिलों में भी कहीं भी अछूता नहीं है। पलामू में मोटी दरी बनती है तो हमारे कोल्हान और संथाल में सिल्क का उत्पादन होता है, कहीं कहीं कॉटन का भी काम होता है। झारखंड का हस्तकरघा उद्योग केवल एक व्यवसाय नहीं है, यह एक सांस्कृतिक धरोहर है। यह न केवल राज्य के कारीगरों को आजीविका प्रदान करता है, बल्कि झारखंड की अनूठी पहचान को भी संजोए रखता है।
आज के इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में भी अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। यहाँ बुनकरों को प्रशिक्षण के साथ बुनकर शेड और बाजार भी मुहैया कराया गया है, जो कि झारखंड के बुनकरों के लिए एक वरदान है। झारखंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और आदिवासी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, वो हस्तकरघा उद्योग के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। राज्य का हस्तकरघा उद्योग न केवल सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह हजारों कारीगरों, विशेष रूप से महिलाओं और आदिवासी समुदाय के लिए आजीविका का प्रमुख साधन भी है। झारखंड में हस्तकरघा उद्योग मुख्यतः आदिवासी और ग्रामीण कारीगरों पर आधारित है, जो पारंपरिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करके वस्त्र और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाते हैं। यहाँ के उत्पादों में स्थानीय प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यहाँ तसर सिल्क, कांथा कढ़ाई, धोती गमछा आदि हस्तकरघा के प्रमुख उत्पाद हैं। वहीं झारखंड में भी राज्य बनने के बाद से हस्तकरघा जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट, झारखंड खादी बोर्ड आदि जैसे संगठनों का गठन किया गया है, जिन्होंने झारखंड हस्तकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया है। इन संगठनों ने झारखंड में कारीगरों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ कई जगह बुनकर शेड का निर्माण भी किया है। हस्तकरघा एक ऐसा शब्द है जो न केवल भारतीय परंपरा और कला का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संतुलन और कारीगरों की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक विकास के साथ साथ आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। हर साल 7 अगस्त को हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है, जो न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा को सम्मान देने का अवसर है, बल्कि यह हमारे कारीगरों को प्रेरित करने का माध्यम भी है। हस्तकरघा हमारे देश की पहचान है और इसे संजोने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसलिए इसके संरक्षण और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए हमें हस्तनिर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हस्तकरघा हमारी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। इसे संरक्षित करके हम न केवल अपने कारीगरों को सशक्त बना सकते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर एक चमकते सितारे की तरह स्थापित कर सकते हैं। हस्तकरघा उद्योग से जुड़ा हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।